नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बजट की बात करेंगे। जो ये बजट पेश किया है, तो बजट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बजट में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, मतलब क्या क्या बदलाव इन्होंने किए हैं। तो बजट हमारा जो पास हुआ है 1 फरवरी 2023 में पास हुआ है। बजट शब्द, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। तो फिर बजट नहीं है, तो फिर बजट के स्थान पे क्या है? बजट के स्थान पर, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये है दोस्तों। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बारे में दिया हुआ है। और ये किस आर्टिकल में है? इस आर्टिकल में है अनुच्छेद 112। बजट हमेशा जो पेश किया जाता है, तो बजट लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा में, ठीक है। और बजट को पेश करने का जो मंथ है वो कौन सा है? वो है फरवरी से मार्च के बीच में, फरवरी से मार्च के बीच, ठीक है। बजट पेश किया जाता है फरवरी से मार्च के बीच में, इसको कभी भी पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो बजट शब्द है, बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट का अर्थ है, बजट का अर्थ है चमड़े का थैला। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बजट का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। लेकिन हमारे संविधान में इसका क्या अर्थ है? हमारे संविधान में ये कह रखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है बजट का, और ये वार्षिक वित्तीय विवरण का भी उल्लेख है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और चमड़े का थैला इसका अर्थ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये बजट को पेश किसने किया। तो बजट को पेश वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया है। निर्मला सीतारमन इन्होंने बजट को पेश किया है भाई, ठीक है। इन्होंने क्या करा है? बजट को पेश करा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई सबसे पहले अगर मैं ब्रिटिश काल की बात करूँ, क्योंकि देखो हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम बजट पेश 1860 में जेम्स विल्सन ने किया। जेम्स विल्सन इन्होंने किया है भाई, ठीक है। बजट को जो पेश किया है ब्रिटिश काल में, सर्वप्रथम बजट को पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स विल्सन था, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल में था, जब मतलब अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, तो जब इसको पेश किया गया और ये वित्त मंत्री बनाया गया जेम्स विल्सन को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वतंत्र भारत का बजट, जो स्वतंत्र भारत का बजट 1947 में सदमुकाहम चेट्टी ने पेश किया। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद में प्रथम वित्त मंत्री बनाए गए इनको, सदमुकाहम चेट्टी को बनाया गया, और इन्होंने 1947 में बजट पेश किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपके ये कुछ बात समझ में आई होंगी, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। हमारे बजट में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद में अब बात करते हैं हम कि भाई ये जो बजट है
इसके बाद में जो भारत में गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया है? ये कराया भाई इन्होंने 1950 में जॉन मेथाई ने। किसने कराया है? जॉन मेथाई ने इन्होंने पेश किया है गणतंत्र भारत का बजट 1950 में जॉन मेथाई ने। देखो ऐसा था भाई, स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि हमारे जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो 1951 और 52 में माने जाते हैं। ठीक है, तो हम गणतंत्र भारत का देख रहे हैं कि भाई बाद में जो बजट पेश किया गया वो किसने किया है? तो जॉन मेथाई ने किया था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1951-52 में आम चुनाव हुए हैं। इससे पहले 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी होने के बाद में जो समितियाँ थी उन्होंने ही कुछ व्यक्तियों को, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को राष्ट्रपति बना दिया। तो यही कारण है। उसके बाद में फिर जनता ने, जब 51-52 में चुनाव हुए तो जनता ने इनको चुना। तो प्रथम आपसे पूछा जाता है भाई लगातार, मतलब जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो एक बार तो उन्हें खुद बनाया गया, फिर इनको जनता ने मतलब चुन लिया। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं भाई 1950 में जॉन मेथाई ने गणतंत्र भारत का जो ये बजट है इन्होंने पेश किया। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन थी बजट पेश करने वाली, प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया, जिन्होंने बजट पेश किया, तो उनका नाम था दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर आपसे ये कहे कि पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला, बजट पेश करने वाली महिला, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, सॉरी इंदिरा गांधी। तो जिन्होंने ज़्यादा बार बजट पेश किया, इनका नाम है भाई निर्मला सीतारमन। ठीक है, अपने पूर्णकाल में इन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमन। ठीक है जी, इसके ये है पूर्णकालिक। अगर आपसे एक बात और पूछे कि सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक बार बजट के पेश करने वाला व्यक्ति, बजट पेश करने वाला व्यक्ति, पेश करने वाला व्यक्ति वे कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इन्होंने दोस्तों 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया है? 10 बार बजट को पेश किया है। तो सर्वाधिक बार पूछे तो मोरारजी देसाई है। अगर सर्वाधिक बार और अपने पूर्णकाल में पूछे तो निर्मला सीतारमन। और जो पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है और इनका नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें होगी। तो बेसिक बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब हमारे बजट में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या काम कहे हैं कि भाई हम इसमें क्या क्या काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बजट जो है 2023 का बजट अमृतकाल का पहला बजट है। पहला बजट है। तो ये अमृतकाल क्या है? तो दोस्तों अमृतकाल जो शब्द है ये 2022 में आया। तो इन्होंने कहा 2022 से 2047, यानी कि इसकी समय अवधि बताई इन्होंने 25 वर्ष। हालांकि अगर हम 1947 से लगाएंगे तो 1947 से लेकर 2047 तक हमारे स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे दोस्तों? 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इन्होंने इस काल को अमृतकाल कहा है। ठीक है, अब इसकी जो समय अवधि दी है, क्योंकि 2022 में इन्होंने ये नाम लिया है, तो इसकी समय अवधि को बताया है 25 वर्ष। और ये जो है 2023 का अमृतकाल का पहला बजट है। पहला बजट है ये। ठीक है, तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर होगी। फिर अब इन्होंने ये कहा है कि जो ये राशन बांट रहे हैं, ठीक है, जो राशन सुविधा है, राशन की सुविधा इन्होंने कहा है कि 1 वर्ष तक इसे और मुफ्त दिया जाएगा। सुविधा 1 वर्ष तक बढ़ाई गई। 1 वर्ष तक बढ़ाई गई।
यानी कि आपको पता ही है भाई 2024 में चुनाव है, इसलिए इन्होंने कहा है कि राशन की जो सुविधा है उसको 1 वर्ष तक और बढ़ाया गया और मुफ्त राशन दिया जाएगा और मुफ्त खाद्यान्न व्यवस्था की जाएगी। खाद्यान्न व्यवस्था की जाएगी मतलब जो फ्री में राशन मिल रहा है वो व्यवस्था की जाएगी। और इन्होंने क्या बात बताई है दोस्तों, और इन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 के दौरान 28 महीने तक 28 माह तक हमने मुफ्त राशन दिया है। मुफ्त राशन दिया 28 महीने तक इन्होंने क्या काम करा है, मुफ्त राशन दिया है और दिया भी आपको पता भी है। ठीक है ना जी। अब देखिए इन्होंने और क्या बात कही है, इन्होंने तुलना की है दोस्तों, किससे, इन्होंने तुलना की है कि जब 2014 से पहले, आपको पता है 2014 में मोदी सरकार बनी है और इससे पहले जो सरकार थी उसके बजट से इन्होंने तुलना की है कि भाई पहले क्या था और अब में क्या है। तो अगर हम बात करें 2014 से पहले की, 2014 से पहले की, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं 2000 से पहले के बजट और अब में तुलना, अब के बजट में तुलना, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं भाई। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई अब जो है 2014 से लेकर और 2022 तक हमने पिछले 9 सालों में क्या करा है, तो इस बारे में ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आय दोगुनी हुई है। क्या हुआ है, आय दोगुनी हुई है, आय दोगुनी हुई है। अब एक बात तो देखो, अब भाई महंगाई भी तो बढ़ी है। इन्होंने कहा है कि आय जो है 1.97 लाख हो गई है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पहले 1 लाख थी, अब 97,000 और बढ़ गई, तो यानी कि करीब करीब दुगनी। और इन्होंने एक बात और कही है कि जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था पहले 10वें नंबर पे थी, 10वें नंबर पर, और अब 5वें नंबर पे है दोस्तों, 5वें नंबर पर है। ठीक है, अब ये भी बात कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पहले 10वें नंबर पर थी और अब 5वें नंबर पे है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है हमने। ठीक है, तो ये बात भी इन्होंने इसमें कही है। अब इसके बाद में ये क्या कह रहे हैं इन्होंने कहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भाई स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है कब चलाया गया, ये चलाया गया है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 यानी कि गांधी जयंती पर। तो 11.7 करोड़, कितने, 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया है। शौचालयों का निर्माण कराया गया है और हुआ भी अभी तुम्हें पता ही है। ठीक है, घर घर अगर तुम गांव में भी देखोगे तो बाहर इन्होंने एक पीली सी प्लेट लगा के उसका जो लाभ करता है उसका नाम वगैरह भी लिखा है। तो घरों में शौचालयों का निर्माण भी करा है। ठीक है, तो ये बात तो खैर हमें पता है भाई, ये काम तो इन्होंने किया है। इसके बाद में ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, देखो भाई ये स्वच्छ भारत अभियान पूछ लिया जावे कब चलाया है, 2 अक्टूबर 2014 को। ये योजना कब चलाई गई, 2 अक्टूबर 2014 को। पहले हम यहाँ पे गांधी जयंती मनाते थे, इसे हम अहिंसा दिवस भी कहते हैं, अब इसे स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की गई। इसके बाद में ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं, यानी कि इन्होंने फ्री दिए हैं भाई इतने करोड़ एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत। ये जो उज्ज्वला योजना है इसकी भी शुरुआत पूछ लेता है कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2016 को भाई, 1 मई 2016 को। और कहाँ से हुई है, बलिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से शुरू हुई है। इन्होंने फ्री में गैस कनेक्शन दिए हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। तो ये जो एलपीजी कनेक्शन है
ये फ्री बांटे गए हैं। अब तुम एक बात देखो यार, पहले सिलेंडर 400, 450, 500 का मिलता था, अब 1150 रुपये का सिलेंडर है। ठीक है, तो वो बेचारा फ्री वाला भी कैसे भरवाएगा जब कोई रोजगार की बात ही नहीं होगी। तो अब यहाँ पर देखिए और आगे देखिए, और इन्होंने इसमें क्या बात कही है। इन्होंने कहा है भाई जो 102 करोड़ लोगों को 102 करोड़ लोगों को 220 टीकाकरण किए गए हैं। पिछले 9 सालों की बात कर रहे हैं, किए गए हैं। भाई आप देखो कोविड-19 के दौरान हुआ क्या था कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था, जो टीकाकरण हुआ था, तो 102 करोड़ लोग हैं जिन्हें 220 टीकाकरण कराए गए। तुमने देखा होगा कि कोई कह रहा है मैं बूस्टर लगवा ली है, कोई तीसरी डोज, दूसरी डोज, तो ऐसे करके मतलब 220 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं। 220 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं। ठीक है जी, ये भी बात सही है इनकी। इसके बाद में कह रहे हैं पीएम जनधन योजना के दौरान, पीएम जनधन मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना के दौरान देखो भाई, ये सबसे बड़ी स्कीम है, ये प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी स्कीम है पीएम जनधन योजना। इसके दौरान इन्होंने 47.8 करोड़ खाते खोले हैं, खोले गए हैं। ठीक है, ये खोले भी हैं भाई। कितने? 47.8 करोड़ खाते खोले गए हैं। जो जीरो बैलेंस के खोले थे, तुमने पता ही है कि नोटबंदी से पहले खुले थे, और फिर लोग बाग ये कहने लगे थे कि भाई 15-15 लाख रुपए देगा। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो 15-15 लाख रुपए देंगे सबको। ठीक है, सब अपना अंदाजा लगा रहे थे ऐसे ही। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि 44.6 करोड़ लोगों का 44.6 करोड़ लोगों का पिछले 9 सालों में लोगों का बीमा कराया गया है। ठीक है जी, तो ये भी बात सही है, तुम्हें पता होगा। देखो जो अकाउंट खुले हैं ये जनधन योजना वाले, इसमें से 12 रुपये है ना, 10 रुपये उसका चार्जेस कटता है कुछ। ठीक है, बीमे का, तो वो बीमा भी इन्होंने कराया है। तो भाई इसमें जो है इन्होंने कहा है भाई हम जो है इस अमृत काल में 3 चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। अभी इनकी देखते हुए 3 चीज़ हैं कौन सी जिनकी ये प्राथमिकता देंगे। 3 चीज़ों को प्राथमिकता कह रहे हैं कि हम इस अमृत काल में 3 चीज़ों को प्राथमिकता देंगे भाई। अब 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो भाई युवा शक्ति के बारे में ये बताएंगे। ठीक है, इस पर ये कह रहे हैं कि हम जोर देंगे युवा शक्ति में। अब देखते हैं युवा शक्ति पे किस तरीके का ये जोर देंगे। सबसे पहली बात कही है युवा वर्ग पर। पहली बात ये है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, मतलब क्या केंद्रित रखेंगे? युवा वर्ग पर। दूसरा भैया इन्होंने बात कही है रोजगार सर्जन में वृद्धि होगी। जो रोजगार सर्जन है मतलब रोजगार के मामले में ये वृद्धि करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ का ये रोजगार देंगे। ठीक है, अब बजट में तो इन्होंने कह दिया, अब देखते हैं कितना प्रभावी ये उतरेगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं सुदृढ़ और स्थिर वृत्त। सुदृढ़ और स्थिर वृत्त मतलब आर्थिक वातावरण। इसके बारे में, इसमें वातावरण के बारे में बात की जाएगी। वातावरण, ठीक है, वातावरण को मतलब ये सोच रखेंगे। तो इन 3 बातों पे ये केंद्रित रहेंगे। ठीक है जी, इसमें ये भी बात है। इसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है 7 प्राथमिकता और इन्होंने तय करी है। इन्होंने कहा है इस बजट में जो आत्मनिर्भर बागवानी पौध। अब इसके लिए देखो इन्होंने पैसा अलॉट किया है पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए। पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। अब दोस्तों एक बात देखिए,
ये क्या है, ये आत्मनिर्भर बागवानी पौध। इसमें क्या होगा कि जो फल उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है, ठीक है, फल फूल सब्जी, ये मतलब अर्थात आते किस में है, ये आते हैं हॉर्टिकल्चर में। इसका हॉर्टिकल्चर ये किसके उत्पादन से संबंधित है, ये फल फूल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा जोर रखेंगे और इसके लिए इन्होंने इस बजट में 2200 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मिलेट, जो मिलेट क्या चीज़ें होती हैं, मिलेट में ज्वार बाजरा रागी सामा ये आ जाते हैं, के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न के नाम से जाने जाएंगे। श्री अन्न के नाम से जाने जाएंगे। अब दोस्तों ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, देखो ये कह रहा है मिलेट वैश्विक केंद्र श्री अन्न के नाम से जाने जाएंगे। अब मिलेट में क्या क्या चीज़ें आती है, मिलेट में ज्वार भी आता है, ठीक है, मिलेट में बाजरा भी आता है, बाजरा, सामा भी आता है, ठीक है, रागी भी आता है, कुटकी भी आता है, कुटकी। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा ना कहनी तुम्हें केवल ज्वार नहीं कहनी, अब कहोगे तुम श्री ज्वार, ठीक है, श्री बाजरा, श्री सामा, श्री रागी, श्री कुटकी, ठीक है। अब देख लो भाई, ठीक है, अब इन्हें श्री के नाम से जाना जाएगा, ये बात इन्होंने इसमें कही है इसी बजट में। उसके बाद में कह रहे हैं कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र है, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये जो केंद्र है ये हैदराबाद में खोला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में ये बात की है, ठीक है जी। तो ये है भाई, इसमें और भी इन्होंने जो है इन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए, कितना मोटा अमाउंट है भाई, है ना, 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इंक डाल लेता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। बीस लाख करोड़ रुपए आवंटित ये किसके लिए करेंगे, ये करेंगे भाई कृषि ऋण के लिए। बीस लाख करोड़ रुपए। अब देखो कृषि में केवल फसल नहीं आएगी, इसमें कृषि में बहुत सारी चीजें दी है इन्होंने कहा है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है जी। ये 20 लाख क्या है, इस कृषि में क्या क्या चीज आ रही है ध्यान से सुनो। इसमें आपकी फसल भी आ जाती है, इसमें आपकी डेयरी भी आ जाएगी, इसमें आपका मत्स्य पालन भी आ जाएगा, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, ठीक है, मत्स्य पालन इसी में आ जाएगा। प्लस और क्या आ जाएगा इसमें भैया, इसमें आ जाएगा पशुपालन। इसके लिए ऋण की व्यवस्था की है, 20 लाख करोड़ रुपए कृषि के ऋण के लिए, यहाँ पे लिखेंगे ऋण, लोन देंगे, फ्री में नहीं दे रहे, लोन दिया जाएगा, आवंटित किए जाएंगे इतने रुपए कि भाई अगर कोई फसल कर रहा है, डेयरी कर रहा है, मछली पालन कर रहा है या पशुपालन कर रहा है, उसके लिए इस ऋण की व्यवस्था होगी। इन्होंने इसमें कहा है। अब और देखिए, इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास, इसमें इन्होंने क्या बात कही है, इसके बारे में और जान लेते हैं भाई। इन्होंने कहा है एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है जी, एनीमिया। अब ये जो बीमारी है उन्मूलन मिशन, और भाई साहब इसका टारगेट रखा है इन्होंने 2047 तक, कितने तो व्यक्ति की मौत हो लेगी, ठीक है। एनीमिया है रक्त की कमी, ये तुमने खूब पढ़ा होगा, रक्त की कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। और किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से।
पेरिडियोक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है? पेरिडियोक्सिन नाम है। और इसकी एनीमिया का मतलब है रक्त की कमी, यानी RBC की कमी हो जाना। इस रोग में क्या होता है? RBC की कमी हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता है हमारा जो ब्लड है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो RBC का जो जीवन काल होता है वो 90 से 120 दिन होता है दोस्तों। तो 90 से 120 दिन ना होके एक तो इसका जीवन काल इस वाले रोग में कम हो जाता है, और कम होने के बाद में आपको पता है कि 90 से 120 दिन के बाद में जो हमारी RBC हैं वो कहाँ जाती है? प्लीहा के पास में, स्प्लीन के पास में। इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं दोस्तों? प्लीहा को कहते हैं। और फिर जो है जो पुनर्निर्माण होता है आरबीसी का वो करता है यकृत, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर इसका पुनर्निर्माण नहीं होता। आरबीसी का जो आकार है वैसे आकार होता है गोलाकार, लेकिन इसमें मून शेप में हो जाती है। जो आरबीसी है वो आधी रह जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया में रक्त की कमी होने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इन्होंने कहा है 2047 तक ये टारगेट है, इसको खत्म करेंगे। ये एक जनजातीय क्षेत्र में पाया जा रहा है रोग, जनजातीय क्षेत्र में। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर और इन्होंने क्या बात कही है, और कहा है कि भाई जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इनमें जो है अध्यापकों के लिए, इनमें क्या करेंगे, ये अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। संस्थान में अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। अब ये प्रशिक्षण कैसा है भाई? अध्यापकों को भी, जो पुराने अध्यापक हैं बेचारे, उनको डिजिटल बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बात कही है इन्होंने। चलो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद में अब क्या होगा, अब ये कह रहे हैं कि बच्चों एवं किशोरों के लिए किशोरों मतलब युवा, किशोरों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस लाइब्रेरी में होगा क्या, ये कह रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, और उसमें जो हमारे अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें 22 की 22 भाषाओं में पुस्तकों का भी आवंटन किया जाएगा। तो भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई पुस्तक जो है 22 की 22 भाषा में दी जाए। बाकी अब तो आपको पता है कि भाई वाईफाई का ज़माना है, तो सब ऑनलाइन ही मिलता है। ठीक है, वो तो भीड़ करनी है अगर ऐसा कुछ करेंगे तो। ये इसके बाद में फिर क्या है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है हाँ जी, इन्होंने कहा है PVTG, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। ये क्या चीज़ है, इसको सुनेंगे। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, इसके तहत क्या होगा, ध्यान से सुने। पहले PVTG की फुल फॉर्म देखिए, पर्टिकुलर वैल्यूएबल ट्रिब्यूनल ग्रुप। ये किस तरीके का ग्रुप है? इस ग्रुप को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे संवेदनशील जनजातीय समूह। क्या कहेंगे? संवेदनशील जनजातीय समूह। ठीक है जी। इन्होंने कहा है भाई इस वाली ये जो जनजाति हैं इस पे विशेष ध्यान रखा जाएगा, और इनकी जो संख्या है भारत में, इनकी संख्या है 75, और सर्वाधिक ये जनजाति कहाँ पर है? सर्वाधिक है ये उड़ीसा में। कहाँ पर है भाई? उड़ीसा में। इन्होंने कहा है इस पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वाले बजट में इन्होंने इनके बारे में भी बात की है। ये क्या है? ये आदमखोर जनजाति हैं। आपको पता है कि कुछ अब भी ऐसी जनजाति हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है और आदमियों का और जो जीव जंतु हैं उनका शिकार करती है, तो इन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये PVTG विकास मिशन के दौरान ये बात इन्होंने कही है। ठीक है जी। जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है। और ये ढेबर आयोग ने इसे बिल्कुल अलग समूह में रखा था। ढेबर आयोग,
ढेबर आयोग, ये तो रख तो पहले ही दिया था इन्हों। ढेबर आयोग ने अलग समूह में इनको रखा, अलग ग्रुप में रखा। कब रखा गया? इन्हें रखा गया था 1973 में। ठीक है दोस्तों, 1973 में इनको रखा गया। अब कह रहे हैं ऊपरी भद्रा योजना चलाई जाएगी, ऊपरी भद्रा योजना। इसके तहत क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा है भाई जो कर्नाटक में सूखा क्षेत्र है, कर्नाटक में सूखा क्षेत्र के लिए ये क्या करने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ राशि अलॉट की है। 5300 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। 5300 करोड़ रुपए। अब तुम सोच रहे होगे यार इतनी धनराशि ये कहाँ से आएगी, अभी बताते हैं। 5300 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। मतलब ये देखो यहाँ है जहाँ सूखा क्षेत्र है, जहाँ फसल हो ही नहीं रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए इन्होंने कहा है 5300 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया जाएगा। चलो ये बात भी ठीक है। बाकी और भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पहले राजस्थान है, आपको पता है कि भाई मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, ठीक है, इनके कुछ फायदे के लिए आपको पता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर भी मानव निर्मित नहर है, उससे भी कुछ फायदा हुआ है लोगों को। ठीक है, तो ये तो खैर चलो बढ़िया बात है। इसके बाद में फिर इन्होंने कहा है 1 लाख से प्राचीन, 1 लाख करीब 1 लाख प्राचीन अभिलेखों को डिजिटल बनाया जाएगा। डिजिटल का मतलब है, डिजिटल बनाया जाएगा। डिजिटल का मतलब है दोस्तों, अभिलेख सुन लो क्या होते हैं। देखो सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं अशोक के मिले हैं, प्राचीन उसमें काल में। तो इसमें क्या है, अभिलेख का मतलब क्या होता है, पत्थरों पे जो लिखावट की जाती है उसे अभिलेख बोलते हैं। तो इन्होंने कहा है भाई जो हमारे प्राचीन अभिलेख लगभग 1 लाख अभिलेख हैं उन्हें डिजिटल बनाया जाएगा। डिजिटल का मतलब यही है कि उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा ताकि वे खराब ना हो सके। ठीक है जी, चलो फिर अब देखो, अब इन्होंने काम की बात करी है। इन्होंने कहा है रेलवे के लिए अब इन्होंने देखो कितनी अमाउंट यहाँ पे अलॉट की है। इन्होंने कहा है 2.40 लाख करोड़ रुपए, 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। लाख करोड़ रुपए आवंटित होंगे, आवंटित किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप 2014 का पिछला बजट देखोगे तो उसका 9 गुना है, ये सबसे ज़्यादा है रेलवे के लिए। और इन्होंने कहा है इस पैसे से लगभग 75,000 वैकेंसी आएंगी रेलवे में, 75,000 वैकेंसी आएंगी रेलवे में। ठीक है जी, अभी तुम्हें पता है भाई पहले भी इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी कराई हैं, तो इस बार भी इन्होंने इस बजट में कहा है भाई 75,000 वैकेंसी हम इसमें निकालेंगे और इतना पैसा हम रेलवे को लॉट करते हैं। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है खैर। ठीक है, अब इसके बाद में अब इन्होंने कहा है कि अगर कोई बिजनेस करता है और वो अपना अकाउंट खुलवाता है, भाई वो बिजनेस करेगा अगर कोई आदमी और वो अपना अकाउंट खुलवाता है तो फिर क्या होगा, उसमें क्या 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 चीज़ें ज़रूरी होंगी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो इन्होंने कहा है भाई आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो इन्होंने कहा है एक पैन ज़रूरी है। पैन का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसकी फुल फॉर्म ये है, इसका मतलब है स्थाई खाता संख्या। इन्होंने कहा है भाई ये पैन कार्ड ही उसका, अगर कोई बिजनेस करता है वो पहचान पत्र माना जाएगा, चाहे उस पर आधार कार्ड हो या ना हो। ठीक है, चाहे उस पर आधार कार्ड हो या ना हो, ये बात इन्होंने इसमें कही है। फिर उन्होंने कहा है 5G सेवा आधारित ऐप के विकास के लिए, 5G सेवा आधारित ऐप के मतलब जो एप्लीकेशन है कि विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 5G टेस्टिंग तुम्हें पता है भाई ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है।
अभी पहले तुमने देखा होगा कौवे, गुरसल और ये तोते वगैरह बहुत दिखाई देते थे, छोटी छोटी चिड़िया दिखाई देती थी। लेकिन इस टेस्टिंग में बहुत सारी ऐसी इनकी पक्षियों की जनजाति हैं जो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं और समाप्त भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो 5G टेस्टिंग है और 5G के लिए और 100 प्रयोगशाला और बना रहे हैं ताकि हम इसमें हमारी जो 5G की जो पकड़ है वो बहुत अच्छे से हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो ये इन्होंने करा है। और 5G आपको पता है, ये जो 5G है ये 1 अक्टूबर 2022 से ही चल रहा है। ठीक है, भारत में 1 अक्टूबर 2022 से। इन्होंने कहा है हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़, हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके लिए ये कितनी धनराशि देंगे, 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है जी। ये हाइड्रोजन, देखो भाई हाइड्रोजन एक ईंधन पदार्थ है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये कह रहे हैं कि हम 1 मीट्रिक मिलियन टन क्या करेंगे, 1 मीट्रिक मिलियन टन हर वर्ष, 1 वर्ष में उसका उतना उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे है, तो तभी इतनी इन्होंने अमाउंट अलॉट की है कि भाई हम इतना वो करेंगे। फिर इन्होंने एक बात और कही है, पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी, योजना शुरू की जाएगी। अब ये पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी, ये क्या है, ये कह रहे हैं पृथ्वी का प्रदूषण रोकने के लिए, पृथ्वी का प्रदूषण रोकने के लिए ऐसा काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर तो पृथ्वी का प्रदूषण रोक रहे हैं, ऊपर देखियो 100 प्रयोगशाला, सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसी से हुआ है ना। लोग बाग बीमार भी हुए हैं और जो ये पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये कह रहे हैं पीएम प्रणाम योजना शुरू करेंगे जिसमें पृथ्वी का प्रदूषण रोकेंगे। और क्या करेंगे, ये यूँ भी कह रहे हैं कि गोबर का उत्पादन करेंगे, गोबर का उत्पादन। और इस गोबर के उत्पादन से ये कह रहे हैं कि बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे, बायोगैस संयंत्र। और कितने संयंत्र ये लगाएंगे दोस्तों, 500 संयंत्र। ठीक है, जिससे बायोगैस वगैरह बनाई जा सके। ठीक है, तो ये बात इन्होंने इसमें कही है। एक इन्होंने मिष्टी के बारे में बात की है, मिष्टी। तो दोस्तों इसको और देखते हैं। ठीक है, कि मिष्टी क्या चीज़ होती है, ये मिष्टी क्या है। मिष्टी के बारे में, मिष्टी होता है एक मतलब एक क्षेत्र जिसमें मैंग्रोव वन आते हैं। तो मिष्टी के बारे में इन्होंने क्या बात कही है, ये देखिए। इसमें आते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन का विकास किया जाएगा। ठीक है, जो वन होते हैं, जो हेलोफाइटिक जो फॉरेस्ट होते हैं, उनके लिए उनका विकास किया जाएगा। मिष्टी में ये चीज़ आती है। और देखिए, और इन्होंने युवा शक्ति के बारे में भी बात की है। युवा शक्ति में इन्होंने क्या बात करी है, ये भी सुन लो ध्यान से। युवा शक्ति में इन्होंने कहा है कि भाई जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होगी। और ये योजना कैसी है भाई, इसके तहत ये क्या काम करेंगे, इसके तहत 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भैया ये सर्टिफिकेट वगैरह बना देंगे। ठीक है, ताकि इसमें कुछ सीख सकें। और इस योजना के तहत ये उन्हें कुछ अमाउंट दे देंगे जो टीचर वगैरह होंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका वैसे गलत ही यूज होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ाते इसमें है नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं और पता है कि भाई फ्री में हो जाएगा, और उसमें टीचर को भी वही है कि भाई उसमें बच्चे आए ना आए। ठीक है, तो इसका तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें पहले भी इसमें कुछ बहुत सारी स्कीम्स चली हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है भाई एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा। एक क्या होगा, एक यूनिटी मॉल खोलेंगे। यूनिटी मॉल में क्या है, यूनिटी मॉल में कह रहे हैं कि जिस राज्य का जो जीआई टैग है, जीआई टैग, वे सभी वस्तु एक मॉल में मिलेंगी। वस्तु एक
स्थान पर मिलेंगी, एक स्थान पर मिलेंगी। ये काम भी कर रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं, जैसे आपको पता है आगरा का पेठा है, ठीक है, आगरा का पेठा है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मथुरा का पेड़ा है, ठीक है, पीतल नगरी है मुरादाबाद, ठीक है, इत्र नगरी है कन्नौज, और ताला नगरी है। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि एक मॉल बनाओ जिसका नाम रखो यूनिटी मॉल, और उसमें जितनी भी ये जीआई की टैग की ये जो चीज़ें हैं, जो हर एक राज्य की फेमस है, वो एक जगह, हर एक जगह दो, हर एक राज्य में होनी चाहिए ये मॉल, ठीक है। तो ये बात भी कही है इन्होंने। और फिर कहा है इन्होंने महिला सम्मान बचत पत्र, एक इन्होंने दिया है महिला सम्मान बचत पत्र। इन्होंने कहा है भाई कि कोई भी महिला, इसकी समय अवधि दी है इन्होंने 2 वर्ष, यानी कि कब तक चलेगा ये समय अवधि है दोस्तों 2025 तक। इन्होंने कहा है भाई कोई भी महिला है वो 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा करिए, और उस पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट देंगे 7.5%, ठीक है जी, इतना करिए जमा। और देखिए दोस्तों, और इन्होंने क्या है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक भाई पहले इनकी जो अमाउंट है वो 15 लाख तक जमा कर सकते थे, अब 30 लाख रुपए तक नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात इन्होंने कही है। फिर एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो सिंपल अकाउंट वाले होते हैं, ठीक है, जो एक आम नागरिक है, उसके लिए इन्होंने क्या बात कही है उसके बारे में भी सुनो। अब इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा ये है व्यक्तिगत आयकर की बात करिए इन्होंने, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत आयकर। अब इन्होंने इसमें क्या कहा है, रिबेट पर छूट देते हुए ये कहा है कि भाई अब टैक्स की अमाउंट की दर 5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दी है, 7 लाख कर दी है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने टैक्स में भी छूट दे दी है, ठीक है, और महिलाओं के लिए इन्होंने एक चीज़ ये लेकर आए हैं कि भाई 2 लाख रुपए जमा करो, 7.5% हम देंगे 2 साल तक।